दिन था 24 नवंबर 2009। यूएस के सभी न्यूज चैनल्स पे एक ही न्यूज का कब्जा था। Tonight, authorities are considering shutting down a popular destination for adventurers. It's a cave which has now been declared. द नट्टी पट्टी केव ट्रैप 137 रेस्क्यूअर्स और 27 घंटों की मेहनत के बाद भी क्यों जॉन को नहीं बचाया गया? ऐसी कौन सी गलती थी जो कि जॉन को अपनी कब्र तक लेकर चली गई? द मोस्ट डेंजरस नट्टी पट्टी केव एक्सीडेंट। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ऐसी केव्स बनती कैसे हैं। तो देखो, ये एक हाइड्रोथर्मल केव्स होती हैं जो कि जमीन से निकलने वाले गर्म पानी के अंदर जो मिनरल्स मिलते हैं उसके जमने के बाद लाइमस्टोन बनाती है, जिनमें क्रैक्स आने के बाद कुछ इस तरीके की गुफाओं का आविष्कार करती है। उसी में से एक केव थी नट्टी पट्टी केव। ये केव अपने सक्रिय रास्ते और टाइट पैसेज के लिए जानी जाती है। तो देखो, ये है केव का स्ट्रक्चर। इसकी लेंथ 1355 फीट एंड डेप्थ 145 फीट है। ये है केव की एंट्रेंस। जनरली केव की एंट्रेंस थोड़ी वाइड होती है। इस केव की एक ही एंट्रेंस और एक ही एग्जिट थी। इसी एंट्रेंस से जब आगे जाओगे तो आपको दिखेगा केव की दो साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। केव में अगर आप अंदर जाओगे तो केव के कुछ पार्ट्स के नाम है, जैसे कि अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो मिलेगा द मेज, द बिग रूम, द क्रैक। और अगर आप राइट साइड में जाओगे तो आपको दिखाई देगा द बिग स्लाइड, द बर्थ कैनाल, द ऑटोक्लोन और एंड में था द वाइन्स एनली। अब बात करते हैं जॉन की, जो कि इस घटना का विक्टिम था। जॉन वर्जीनिया में एक मेडिकल स्टूडेंट था जो कि अपने होम उल्टा आया था। फिर वह अपने फ्रेंड्स और अपने कजिन्स के साथ नट्टी पट्टी केव में कुछ एडवेंचर करने गया था। तो देखो, जनरली लोग जब भी वहाँ पे घूमने जाते थे तो थोड़े इजी पैसेज पे जाते थे, जैसे द बिग स्लाइड, द बिग रूम। लेकिन जॉन यहाँ पे आज एडवेंचर के मूड में था, इसलिए वह केव के सबसे डिफिकल्ट पैसेज द बर्थ कैनाल को एक्सप्लोर करना चाहता था। जैसा कि इसके नाम से मालूम चल रहा है कि ये केव इतनी टेंस, इतनी टाइट थी जैसे कोई बर्थिंग एक्सपीरियंस। जिसके बाद ये लोग द बर्थ कैनाल की तरफ चल पड़े। यहाँ पे जॉन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए वो सबसे आगे चल रहा था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कोई केवर कोई नई केव में एक्सप्लोर करता है तो जनरली पैर आगे और सर पीछे रखता है, लेकिन यहाँ पे ये सब बिल्कुल अपोजिट चल रहे थे। फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दो पैसेज दिखाई पड़ते हैं, द बॉब पुश जो कि जनरली सेफ कंसीडर किया गया था, और एक है एंड पुश जो कि अनएक्सप्लोर होने की वजह से इसको डेंजर में रखा गया था। जिसके बाद जॉन गलती से एंड पुश की तरफ चला जाता है, और यही थी जॉन की सबसे बड़ी और आखिरी गलती। जिसके बाद थोड़ी दूर में उसे एक रॉक स्क्रीव नाम का रॉक दिखाई पड़ता है। यहाँ तक आते आते उसे ऐसा एहसास हो गया था कि उसने एक रॉन्ग टर्न ले लिया है, लेकिन अभी तक बहुत लेट हो चुका था। तभी वह 10 × 18 इंचेस का एक ग्रेव देखता है। उसे लगता है कि उसके आगे कोई एक बड़ी जगह होगी जिससे वो वापस आ जाएगा, और ये सोच के वह उस ग्रेव में चला जाता है। A popular destination for adventurers. It's a cave which has now been declared. ऐसा नहीं था कि जॉन पहला बंदा था जो कि इस क्रीव में फंसा था। इससे पहले भी 2004 में ब्लू कियर नाम का एक केवर उसमें फंस गया था, जिसकी एज 16 और लेंथ 5 फीट 7 इंचेस थी और वेट 63 ग्राम्स था, लेकिन इसे रेस्क्यू कर लिया गया था। It's like just a cord, and they tried to pull me out, and it squished my intestines a lot, and freaking killed, and now my hips are all screwed. लेकिन यहाँ पे जॉन की हाइट 6 फुट थी और वेट 200 पाउंड्स था, इसीलिए उसे खुद को पुश बैक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से वह 70 डिग्री के एंगल में अपसाइड डाउन पोजीशन में फंसा हुआ था। जिसके बाद जॉन अपने भाई को आवाज लगाता है और बताता है कि वो फंस चुका है। जिसके बाद जॉन का भाई स्मार्टली अपने पैरों को आगे लग के उसके पास जाता है और उससे बात करता है और उसको निकालने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बाद भी जब वो ये नहीं कर पाता तो वह ऑफिशियल मदद मंगवाने का फैसला लेता है। Basically was just seeing his two feet kind of eaten up by that little crevice. जिसके बाद 3 घंटे बाद रेस्क्यू टीम नट्टी पट्टी केव पहुंच जाती है। जिसके बाद एक सूजी नाम की रेस्क्यूअर को अंदर भेजा जाता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि केव के एंट्रेंस से जॉन की लोकेशन की दूरी 400 फीट थी, मतलब कि जॉन तक पहुँचने में ही अप्रोक्स 1 घंटे का टाइम लगता था। तो फाइनली रात के 12:30 बजे सूजी जॉन तक पहुंच जाती है। जब सूजी वहां पहुंचती है तो सूजी को सिर्फ जॉन के पैर ही दिखाई पड़ रहे थे। जिसके बाद सूजी जॉन से बात करती है, जिसमें सूजी कहती है, हे जॉन, मेरा नाम सूजी है, क्या तुम ठीक हो? जॉन कहता है, हे सूजी, थैंक यू सो मच आने के लिए, मुझे किसी भी हालत बाहर निकालो।
जिसके बाद सूजी उसको हौसला देती है। जिसके बाद सूजी जॉन को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन सूजी की हाइट सिर्फ 5'3" थी, वहीं जॉन की हाइट 6 फीट थी। इसी वजह से उसे काम करने में दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से वो बाहर आ जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट प्लान था कि केव के अंदर कूलिंग सिस्टम इंक्लूड करने का, क्योंकि इसकी वजह से पहले भी ब्रो क्लियर को बचा लिया गया था, तो उन्हें आशा थी कि इस बार भी यह टेक्निक काम करेगी। The sun came and went Wednesday, and the Utah County Search and Rescue Team still surrounded the mouth. इसीलिए कई घंटों के बाद पूरी टीम की मेहनत के बाद कूलिंग सिस्टम लगा दिया जाता है। इस दौरान 2 रेडियो के द्वारा तार की मदद से जॉन को अपनी फैमिली से बात कराई जाती है और उसको हौसला रखने को कहा जाता है। यहाँ पे जॉन की वाइफ मिली को पूरा विश्वास था कि वह बाहर आ ही जाएगा। अब तक जॉन के अंदर फंसे हुए 18 घंटे हो चुके थे। अब नेक्स्ट रेस्क्यूअर रिहान अंदर जाते हैं। रिहान क्रोलिंग करते हुए अंदर जाते हैं और कूलिंग सिस्टम की रस्सी को जॉन के पैरों में बांध दिया जाता है। अब जॉन ऑलमोस्ट ऊपर आ चुका था। अब रिहान 50% जॉन को देख पा रहे थे, लेकिन बार बार जॉन के पैर सीलिंग को टच कर रहे थे और वहां पे फंस रहे थे। इसलिए रिहान जॉन के घुटने तोड़ने का फैसला लेते हैं, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गोली उखड़ जाती है और जाके डायरेक्ट रिहान के चेहरे पे लगती है। जितना हो सके जल्दी जल्दी रिहान को बाहर निकाल दिया जाता है और हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। Equipment broke at that time. He has since slid back into that original position with his head down at a 60 or 70-degree angle. So a very uncomfortable spot, and rescuers very. और अभी जॉन के अंदर ट्रैप हुए 19 घंटे हो चुके थे, मतलब कि ह्यूमन के उल्टे लटकने की कैपेसिटी के बहुत ज्यादा। and discouragement about that having happened, because they know that it was hard to get him to that point, and getting him back to that point again would be a real effort again. जिसके बाद रेस्क्यूअर देव अंदर जाते हैं और जाके जॉन से बात करते हैं। यहाँ पे जॉन उन्हें कहता है कि शायद मैं अब कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। यहाँ पे देव उन्हें बहुत हौसला देते हैं और उनको शांत रहने को कहते हैं। फिर फाइनली कुछ घंटों की मेहनत के बाद फिर से कूलिंग सिस्टम ऑन कर दिया जाता है और फिर से वह काम में लग जाते हैं। यहाँ पे देव जॉन के पैरों में रस्सी बांध रहे होते हैं, लेकिन उस जगह पे जगह इतनी कम थी कि वह खुद ही एग्जॉस्ट होकर बाहर निकल आते। जिसके बाद ब्रेंटन कैरोल्स नाम के एक रेस्क्यूअर अंदर जाते हैं। कॉलिंग करते हुए जॉन के पास पहुंचते हैं और अपने साथ एक 2-वे कम्युनिकेशन के लिए एक रेडियो फोन लेके जाते हैं, लेकिन अब तक जॉन अनकॉन्शियस हो चुका था। अब जॉन की तरफ से कोई भी रिप्लाई और कोई भी सिग्नल नहीं आ रही थी। ये देख के ब्रेंटन कैलिन को कुछ शक होता है और वो बाहर जाकर पैरामेडिक के एक मेंबर को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर एक पैरामेडिक का मेंबर अंदर जाता है और जाके जॉन की बॉडी के टेम्परेचर और अंदर की सेंसेशन चेक करता है, लेकिन उससे किसी भी तरीके का कोई भी सेंसेशन महसूस नहीं होती। इसलिए शायद 25 नवंबर 2009 की रात 11:56 पर जॉन को डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। 27 घंटे की जिंदगी और मौत की लड़ाई के बाद आखिरकार जॉन हार मान लेता है। 137 रेस्क्यूअर मिल्स के भी उसको नहीं बचा पाते। ऊपर से जॉन एक मेडिकल स्टूडेंट था, इसका मतलब कि उसके बॉडी में क्या कुछ हो रहा है उसे सब मालूम चल रहा था।